नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में हम लोग इस समय भारतीय संविधान की जो संविधान सभा थी, जो संविधान सभा का गठन हुआ था, हम उसके बारे में देख रहे हैं। संविधान सभा के गठन के बारे में हम एक वीडियो हो चुका है, हम थोड़ी बहुत बातें देख चुके हैं। उसमें संविधान सभा के गठन में कितने सदस्य, मतलब संविधान सभा में कितने सदस्य थे, फिर इसके बाद उन सदस्यों का कैसे निर्धारण हुआ, इस सब के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, फिर इसको शुरू करिएगा। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बातें हुई हैं पहले वीडियो में, इसके बाद हम चलते हैं। सबसे पहले बात ये हुई कि संविधान सभा के गठन के बारे में सबसे पहले 1934 में बात रखी गई, वो भी एम.एन. रॉय द्वारा रखी गई थी। इसके बाद फिर 1935 में कांग्रेस के द्वारा रखी गई। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसके बारे में बात की गई कि संविधान सभा का जो गठन होना चाहिए वो वयस्क मताधिकार के द्वारा ही वहाँ सदस्य पहुँचे। संविधान सभा में जो भी सदस्य पहुँचे वो वयस्क मताधिकार के द्वारा पहुँचने चाहिए, ये सब बातें कही गई। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में, 42 में क्रिप्स मिशन आया, और एक सबसे महत्वपूर्ण जो कैबिनेट मिशन आया 1942 में। 1942 में जो कैबिनेट मिशन आया, इस कैबिनेट मिशन में मुख्य रूप से बता दिया गया, कैबिनेट मिशन में इसमें ये बता दिया गया कि कितने सदस्य होंगे। ये बताया गया 389 सदस्य होंगे। इन सदस्यों का निर्धारण, एक सीट 10 लाख पर बटेगी। देशी रियासतों को कितने सीटें मिलेंगी, मुस्लिम लीग को कितने, ब्रिटिश प्रांतों को कितनी सीटें मिलेंगी, ये सब बातें इसमें बता दी गई थी। तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा। आज हम उसी से आगे चलते हैं। तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, बहुत नॉर्मल है। मतलब कैबिनेट मिशन के बारे में आप देखेंगे, कैबिनेट मिशन में मुख्य रूप से संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई, उनके चुनाव के बारे में बताया गया, और प्रांतीय असेंबलियों में कैसे सीटों को बंटवारा होगा, किन किन मतलब कौन कौन से प्रांत को कितनी सीटें मिलेंगी, सब के बारे में बात कही गई थी। तो संविधान सभा का जो पहला वीडियो था ये था कैबिनेट मिशन के बारे में। आज हम उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग थोड़ा सा देखेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन थे, सलाहकार कौन थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। तो पहला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा उसी से आगे बढ़ते हुए, बहुत इतना कठिन तो है नहीं, आप धीरे धीरे देखते हुए हम लोग इसको पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, कुछ तथ्य देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा कि संविधान सभा के जो स्थायी सदस्य थे, स्थायी अध्यक्ष लिख लीजिए, स्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रसाद जी, ठीक है। और जो अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे, स्थायी स्थायी अध्यक्ष वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है। ठीक, तो इतना आप कुछ लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए। इसमें जानना क्या है, इसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इसके बाद उपाध्यक्ष बनाए गए थे वी.टी. कृष्णाचार्य जी को और एस.सी. मुखर्जी जी को। तो आप लिख लीजिए जो उपाध्यक्ष थे, इसमें पहले थे एस.सी. मुखर्जी जी, एच.सी. मुखर्जी जी, और जो दूसरे थे वो हैं टी.टी. कृष्णाचार्य जी, टी.टी. कृष्णाचार्य जी, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। और एक और तथ्य लिखना हो तो लिख लिए, संवैधानिक जो सलाहकार थे, सलाहकार वो बी.एन. राव जी थे। बी.एन. इनका नाम अभी आगे भी आएगा,
ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, BN राव जी थे, इनका नाम अभी आएगा। अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ जब प्रारूप समिति होगी तब उनका नाम फिर से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप इसको लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं। ठीक, इतना लिख लीजिए। आगे हम बात करते हैं संविधान सभा की जो सबसे पहली बैठक हुई, आप जानते हैं नवंबर में 1946 को कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन आने के बाद क्या हुआ, उसमें सारी बातें बता दी गई। इसके बाद जब सदस्यों का निर्धारण हो गया, चुनाव हो गया, इसके बाद जो सबसे पहली बैठक बैठी वो 9 दिसंबर को बैठी, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, तो प्रथम बैठक जब हुई संविधान सभा की, जब प्रथम बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। तो आप जानते हैं कि नवंबर 1946 को कल बात हो चुकी है कि 1946 में कैबिनेट मिशन बन आ गया है। अब कैबिनेट मिशन में सीटों का निर्धारण भी हो चुका है। जब सीटें बता दी गई हैं कि 389 सदस्य होंगे और इनका चुनाव कैसे कैसे होगा, ये सब के बारे में बात कर दी गई थी, कैबिनेट मिशन में बता दिया गया था और हम लोग कल देखे भी थे। तो इस जैसे हुआ, इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। इसमें सभी सदस्य नहीं बैठे थे। कितने सदस्य थे आप लोग जानते हैं कि इसमें 389 सदस्य थे। ठीक है, 389 सदस्य में सभी सदस्य नहीं बैठे थे, केवल 211 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। सभी सदस्य, क्योंकि मुस्लिम लीग मतलब आना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि वो 2 देश के बंटवारे पर मतलब उनका सिद्धांत था और देशी रियासत भी नहीं आना चाहती थी, कल बात हो गई थी। तो 389 सदस्य में केवल 211 सदस्य शामिल हुए थे। ठीक है, ठीक। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात हम लोग पहले नहीं लिखे, इससे पहले वो तो लिख लीजिएगा, उसमें ये लिख लीजिए कि गांधी जी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। ठीक है, तो लिख गांधी जी, महात्मा गांधी जी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा इसे। संविधान अगर कहा जाए बड़ी हस्तियों में जो शामिल नहीं हुए थे वो केवल गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी संविधान सभा में, लेकिन इनकी बात मानी जाती थी, लेकिन ये शामिल नहीं हुए थे। अगर ये कह देते थे ये चीज़ शामिल होना है तो उसको शामिल करते थे, लेकिन वो संविधान सभा में नहीं शामिल हुए थे। ठीक है, मतलब संविधान सभा में जो सदस्य थे 389 सदस्य थे, उसमें गांधी जी का नाम नहीं था। तो सब मतलब स्वयं से नहीं शामिल हुआ, ऐसा नहीं कि कोई मना कर रहा था, स्वयं से ही नहीं शामिल, संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। ठीक है, नहीं हुए। ठीक, तो इसको आप लिख लीजिए, गांधी जी संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 की। इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, इतने कोई परेशानी नहीं है, पहले लिख लिए। अब हम थोड़ा देखते हैं आगे। इसमें हम लोग एक पॉइंट लिखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव आया, किसके द्वारा लाया गया, उद्देश्य प्रस्ताव। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, JLNG। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लाया गया था। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव आया क्या, थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। ये आया कब था, ये 13 दिसंबर को आया था, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया था, जवाहरलाल नेहरू जी इसको रखे थे। तो बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। जब ये बात हुई कि संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें सदस्यों का निर्धारण हो गया, इसके बाद अब यह संविधान बनने की बात आई, क्योंकि संविधान सभा किस लिए बन रही है, यहाँ लोग किस लिए आ रहे हैं, देश कैसे आगे चलेगा, इसके लिए संविधान बनाएंगे। संविधान बताया गया था, कल ही बताया गया, संविधान सबसे ऊंची विधि है, उच्चतम विधि। अगर सभी विधियों में देखा जाए, विधि का मतलब उच्चतम कानून, कोई कानून अगर बात की जाएगी तो उसमें उच्चतम कानून सबसे ज़्यादा संविधान चाहिए, सबसे ऊपर रखा जाएगा। एक पहले संविधान होता है, फिर एक्ट होता है, फिर रूल होता है, रेगुलेशन होता है, इस तरह चलता है। ठीक है, इसी हायरार्की में चलता है। तो उच्चतम कानून क्या है, संविधान। ठीक, तो संविधान क्या है, जो देश मूलभूत, इसमें मतलब मूलभूत कानून रखे गए हैं जो सबसे ऊपर रखे जाते हैं, सबसे सभी विधियों में जो सबसे ऊपर रखे जाते हैं वो संविधान की बात मानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई भी अगर जिसको सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं वो संविधान को देते हैं। ठीक है, ठीक ठीक।
तो नेहरू जी द्वारा ये कहा गया कि संविधान अब बनेगा तो संविधान की कुछ ना कुछ प्रकृति होगी। ऐसा नहीं कि संविधान में कुछ भी शामिल करते चले जाएंगे, उसका कुछ उद्देश्य तो होगा। वो संविधान हमें क्या क्या बातें बताएगी, इसमें क्या क्या शामिल करना है, इन सब के बारे में अगर देखना है तो उन्होंने कहा कि उद्देश्य प्रस्ताव। इसलिए उन्होंने क्या किया, एक प्रस्ताव लाया जिसे उद्देश्य प्रस्ताव। ये उद्देश्य उसका क्या है कि संविधान का हमको नेचर पता चल जाए, वास्तव में इसमें क्या क्या शामिल होगा। अभी आप देखेंगे जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, इसकी बहुत सारी बातें कहाँ शामिल हो जाएंगी, प्रस्तावना में। प्रस्तावना जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे ना तो वहाँ देखेंगे, क्योंकि उसको भी परिचय पत्र कहा जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव का मुख्य रूप से यह है कि संविधान में वास्तव में क्या क्या सम्मिलित होगा उसके बारे में जान लेना। मतलब मुख्य रूप से क्या सम्मिलित होगा, पूरी बातें तो नहीं, लेकिन मुख्य रूप से क्या क्या बातें सम्मिलित होंगी इसके बारे में उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया। ठीक, कोई परेशानी नहीं। ठीक, तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। और कब लाया गया था, 13 दिसंबर। इसको याद रखिएगा, ठीक है, ये और ये आप याद रखिएगा। और संवैधानिक सलाहकार जो बी एन राव जी हैं, ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ है। अभी हम लोग इसके बारे में बात भी करेंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण, मतलब आया हुआ प्रश्न है ना, इसलिए। ठीक, कोई नहीं, इसको रफ करते हैं। फिर उद्देश्य प्रस्ताव में इसमें 8 आर्टिकल शामिल किए गए थे। इसमें कितने आर्टिकल शामिल है, 8 आर्टिकल। ठीक, तो 8 आर्टिकल शामिल किए गए। तो इन 8 आर्टिकल के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि वास्तव में क्या क्या है 8 आर्टिकल में। पहला आर्टिकल क्या है, दूसरा आर्टिकल क्या है, तीसरा आर्टिकल, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां आर्टिकल में क्या क्या सम्मिलित किया गया है। तो आप लोग ये थोड़ा थोड़ा लिख लीजिएगा और कल का वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि कल के वीडियो में उद्देश्य मतलब संविधान सभा में मुख्य मुख्य बातें तो बताई गई कि कैसे गठन हुआ, उसमें कैसे सदस्यों का चुनाव हुआ, वयस्क मताधिकार कहा गया था, उस समय नहीं किया गया। तो वास्तव में क्यों नहीं किया गया था, ये भी कारण था कि क्यों किया नहीं गया, कि कहा गया था तो करना चाहिए लेकिन नहीं किया गया, तो ऐसा क्यों किया गया। तो इसके बारे में जानने के लिए आप लोग पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक, तो हम लोग थोड़ा सा उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में देख लें। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था, ये आया था 13 दिसंबर 1946। और कौन लाए थे, आप लोग जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को आया उद्देश्य प्रस्ताव। और किनके द्वारा लाया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लाया गया था। इसमें कितने आर्टिकल थे, इसमें 8 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे, 8 आर्टिकल थे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा 8 आर्टिकल के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है, तो ताकि हमको समझ में आ जाए कि संविधान का क्या क्या उद्देश्य है। ठीक है, संविधान में क्या क्या सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि संविधान बनेगा तो कुछ कोर होगा ना, तो वो कोर क्या है उसके बारे में हम लोग इसमें देख सकते हैं कि संविधान का उद्देश्य क्या है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो लिखेंगे आप, उसमें ये लिखेंगे कि इन्होंने मतलब सबसे पहला बिंदु ये था कि संविधान सभा घोषणा करेगी। संविधान सभा ये घोषणा करती है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और संप्रभु राष्ट्र है, गणराज्य है, ये सब घोषणा करती है संविधान सभा। और संविधान की बनाने की भी घोषणा करती है, क्योंकि देश आगे चलेगा तो आगे कैसे चलेगा, कुछ मूलभूत कानून होंगे तो उसके लिए कुछ कानून बनाए जाएंगे, तो उसकी भी घोषणा करते हैं कि कुछ मूलभूत कानून बनाए जाएंगे जिसे संविधान कहा जाता है। इसको बनाने की भी घोषणा संविधान सभा करती है। ठीक है, पहला बिंदु यही था। तो पहला बिंदु क्या था कि संविधान सभा घोषणा करती है, क्या कर रही है, घोषणा कर दी है। पहला क्या है कि भारत क्या होगा, भारत का थोड़ा सा बता दिया गया नेचर क्या क्या होगा, कि स्वतंत्र होगा, कि आज घोषणा कर दी कि भारत अब स्वतंत्र होगा। ठीक है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम आएगा, 1947 में स्वतंत्रता अधिनियम आएगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता अधिनियम में मुख्य रूप से भारत को मतलब माउंटबेटन योजना में 3 जून को जो माउंटबेटन योजना आई 1947 में, उसमें भारत और पाकिस्तान को अलग करने की बात कह दी गई थी। 1947 में जो स्वतंत्रता अधिनियम आया तब भारत को डिवाइड किया गया और पाकिस्तान और भारत दोनों को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो अब ये बताइए संविधान सभा चूंकि 1946 में बैठी है और स्वतंत्रता अधिनियम आ रहा है 1947 में। ठीक है, तो इस समय ये घोषणा कर रही है कि भारत क्या है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र। दूसरा क्या है, गणराज्य होगा। अभी बता रहे हैं ये स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, गणराज्य होगा। और तीसरा क्या है, संप्रभु होगा, सोवरेन होगा। ठीक है, संप्रभु। ठीक है, संप्रभु, सोवरेन, ये सब क्या है हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो संविधान सभा घोषणा करती है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा, गणराज्य होगा और संप्रभु होगा। ठीक है, संप्रभु राष्ट्र होगा।
तो संप्रभु राष्ट्र होगा, इसका सबका मतलब क्या थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो स्वतंत्रता का मतलब ये होगा कि अब हम पूरी तरीके स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं है, अब किसी के हम गुलाम नहीं, ठीक है, तो पूरी तरीके स्वतंत्र हो गए। गणराज्य का मतलब ये होता है कि जो वहाँ का प्रमुख होगा, किसी भी देश का जो प्रमुख होगा वो चुन के भेजा जाए। अगर मतलब चुनाव होगा और चुनाव के बाद यदि कोई प्रमुख चुना जाता है किसी देश का, तो वह देश गणराज्य कहलाता है। चूंकि भारत का राष्ट्रपति मतलब अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इस कारणवश भारत क्या एक गणराज्य, ठीक है, ठीक। तो गणराज्य का मतलब हो गया कि उस देश का जो प्रमुख होता है वो उसका चुनाव होता है, उसका मतलब चयन होता है। चयन का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे ही रख दिया गया कि ये व्यक्ति बनेगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए प्रॉपर क्या होता है, वोटिंग होती है, अप्रत्यक्ष वोटिंग होती है। भारत में तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है ना, प्रधानमंत्री का भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन हम लोग उसको जब देखेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो गणराज्य है, इसलिए वो क्या होगा, कोई भी देश यदि मतलब चुनाव के द्वारा यदि किसी देश का प्रमुख चुना जाता है तो वो क्या होगा, वह गणराज्य होगा। संप्रभु का मतलब क्या होता है, संप्रभु का मतलब ये होता है कि जो भी निर्णय कोई देश लेगा, कोई भी निर्णय, जो भी निर्णय मतलब कोई भी देश जो भी निर्णय लेगा वो स्वतंत्र रूप से लेगा। ऐसा नहीं कि किसी के दबाव पर ले रहा है, तो स्वतंत्र रूप से जो देश निर्णय लेता है उसे संप्रभु कहा जाता है। वो कोई ना तो आंतरिक हस्तक्षेप रहता है, ना तो बाहरी, किसी बाहरी देश का कोई आंतरिक मामलों में या बाह्य मामलों में वो देश जो भी अपने हित में भी निर्णय लेगा तो स्वयं लेगा, किसी के दबाव पर नहीं लेगा, तो उसे कहा जाता है संप्रभु। इसका प्रयोग हम मतलब इसका मतलब अर्थ अच्छे से जानेंगे प्रियम्बल में, क्योंकि प्रियम्बल में इसका संप्रभुता के बारे में बताएगा, तो वहाँ हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसे आप समान रूप से इतना समझिए, ठीक, ठीक है। और दूसरा क्या कही थी, संविधान सभा एक घोषणा और कर दी, वो क्या, पहला तो ये हुआ, दूसरा ये कर रही है कि भविष्य को चलाने के लिए संविधान बनाने की घोषणा करती है, संविधान बनाने की घोषणा, संविधान बनाने की घोषणा करती है, ठीक है। क्योंकि अब देश स्वतंत्र हो गया है, अब देश स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र होगा तो उसको चलाने के लिए कुछ मूलभूत कानून की जरूरत होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि देश में कोई कानून नहीं होगा, ऐसे चलने लगे, तो ऐसा तो बहुत पहले होता था, लेकिन राजा महाराजाओं के आदेश को पालन होता था, वो भी एक प्रकार से कानून था। लेकिन अब प्रॉपर रूप से, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में आएंगे तो इसलिए संविधान कुछ मूलभूत कानून होने चाहिए, कुछ उसमें अधिकार हो, कुछ कर्तव्य हो, कैसे प्रणाली चलेगी, राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब के बारे में कम से बात हो, चुनाव कैसे होगा, चुनाव आयोग होगा, ये सब के बारे में तो कुछ बातें होनी ही चाहिए। तो संविधान की बनाने की भी घोषणा करती है, क्योंकि भविष्य में चलाने के लिए कुछ कानून चाहिए, उसके लिए संविधान सभा गठित ही इसीलिए हुई कि संविधान बनेगा, तो वो घोषणा कर दी, ठीक है। इसका उद्देश्य में है, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव लिख रहा है इसलिए ऐसी बात है, नहीं तो कोई भी जानता कि संविधान सभा किस लिए बनेगी, संविधान बनाने के लिए ही बनेगी, लेकिन चूंकि उद्देश्य प्रस्ताव है इसमें स्पष्ट रूप से सारी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं, ठीक है, ठीक, इसे रफ करें, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कहा गया कि ब्रिटिश क्षेत्र में जितने भी राज्य हैं या ब्रिटिश क्षेत्र से बाहर जितने भी राज्य हैं, वो सभी क्षेत्र यदि भारत में आना चाहते हैं तो उसमें एक संघ के रूप में शामिल कर लिया जाएगा, एक संघ के रूप में उन सबको शामिल कर लिया जाएगा। दूसरा बिंदु ये कहा गया, तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। दूसरे में क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि ब्रिटिश, देखिए आप जानते हैं कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज जो थे, मान लीजिए कि लगभग 60% पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे और लगभग 40% पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे, ठीक। तो प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे मतलब सीधा शासन किया करते थे अपने गवर्नर के माध्यम से, या हम कल बात किए भी थे। अप्रत्यक्ष का मतलब ये हो गया कि राजा शासन करते थे, लेकिन राजा किसके अधीन हुआ करते थे, वो अंग्रेजों के अधीन हुआ करते थे। तो ये सब बातें कही गई थी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। प्रत्यक्ष का मतलब ये हो गया कि सीधे शासन करते थे, अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया कि कंट्रोल उनके ऊपर है, लेकिन राजा कंट्रोल मतलब अंग्रेजों का है राजा के ऊपर, लेकिन राजा वहाँ शासन कर रहे हैं दिखावटी रूप में ही, लेकिन कर रहे हैं, तो उसे अप्रत्यक्ष कह दिया जाता था। तो दूसरे पॉइंट में यही कहा गया कि अंग्रेजों के अधीन जो भी शासन, प्रत्यक्ष रूप से जो भी अंग्रेजों के अधीन शासन है और जो अप्रत्यक्ष रूप से, वे सभी क्षेत्र भारत में शामिल होंगे, उनको एक संघ के रूप में बना दिया जाएगा। और यदि कोई क्षेत्र जो इन दोनों में सम्मिलित नहीं है और बाहर है, उनको भी यदि भारत में शामिल होना है तो उनको भी एक संघ के रूप में बांध दिया जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक। चले आगे, चलिए, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है ना, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या कहा गया कि
ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल क्षेत्र तथा इससे बाहर के सभी क्षेत्र व वे क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहते हैं व वे क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहते हैं वे सभी भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। वे सभी भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। ठीक है, आप इतना लिख लीजिए। ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल क्षेत्र तथा इससे बाहर वे सभी क्षेत्र के सभी क्षेत्र तथा वे क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहते हैं वे सभी भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। कोई परेशानी नहीं, वे सभी क्षेत्र को भारतीय संघ का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, ठीक, तो रफ कर दें। ठीक, तीसरा बिंदु क्या है? तीसरे बिंदु में ये कहा गया कि कोई भी क्षेत्र जो भारत में शामिल हो रहा है उनको कुछ विशेष अधिकार चाहिए तो उनको दिया जाएगा, लेकिन वे अधिकार नहीं दिए जाएंगे जो भारतीय संघ अपने पास रख लिया है। ठीक है, ये बात चौथे बिंदु में कहा गया। हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, मतलब तीसरे बिंदु में कहा गया। क्या कहा गया? क्योंकि इसमें सभी क्षेत्र शामिल हो रहे हैं और सभी भारतीय संघ का हिस्सा हो गए, तो मान लेते हैं कि कोई क्षेत्र कहे, जैसे मान लो कोई देशी रियासत शामिल हो रही है तो वो देशी रियासत कहे कि हमको कुछ विशेष अधिकार चाहिए या कुछ भी चाहिए। कोई भी क्षेत्र शामिल हो रहा है वो भी चाह रहा है कि कुछ विशेष अधिकार चाहिए, कुछ अधिकार हमको दें जो विशिष्ट हो, तो उसको शामिल किया जाए। हम देखेंगे विशेष अधिकार 366 ये आर्टिकल शामिल किया गया, तो बाद में उनको समाप्त किया गया। उसमें राजाओं को कुछ अधिकार दिया गया था लेकिन धीरे धीरे समाप्त किया। जैसे 370 जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिया गया था और मतलब कुछ अधिकार दिए गए थे। इसी तरह कुछ अधिकार अभी नागालैंड को भी प्राप्त है। इसी तरह जनजातीय क्षेत्र में वाले क्षेत्रों को भी कुछ अधिकार प्राप्त है। जैसे 371 हो गया, तो इसमें कुछ अधिकार विशेष है, तो इन विशेष अधिकार को दिया गया है, इसे सम्मिलित किया गया। और उस समय और बहुत सारी मतलब राजा महाराजा बहुत सारी देशी रियासतें शामिल हुई थी, उनको भी कुछ कुछ विशेष अधिकार दिए गए थे। बाद में इंदिरा जी के समय उन सभी अधिकारों को मतलब ले लिया गया था, मतलब आर्टिकल समाप्त किया गया था, उसमें संशोधन कर दिया गया था, तो उस संशोधन से उनका अधिकार समाप्त हो गए थे। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तीसरा क्या है कि वे सभी क्षेत्र जो भारत या भारतीय संघ में शामिल हुए हैं, यदि इसको आप लिख लीजिए, यदि उनको कुछ विशेष अधिकार चाहिए तो दिया जाएगा, बशर्ते वो अधिकार नहीं दिया जाएगा जो भारतीय संघ के पास है। ठीक है, वे शक्तियां नहीं दी जाएंगी जो भारतीय संघ के पास है, मतलब केंद्र के पास जो भी शक्ति आ गए हैं उनको छोड़कर और सारे अधिकार मतलब और जो भी चाहेंगे जो संभव होगा वो अधिकार दिए जाएंगे। तो इसको आप लिख लीजिए, वे सभी क्षेत्र जो भारतीय संघ में शामिल हुए यदि उनको कुछ विशेष अधिकार या शक्तियां चाहिए तो मतलब भारतीय संविधान उनको अधिकार या शक्तियां देगा, बशर्ते वे शक्तियां नहीं देगा, वे शक्तियां या वे अधिकार नहीं देंगे जो भारतीय संघ के पास है। ठीक है, जो भारतीय संघ के पास हो जाएंगी शक्तियां या अधिकार, उसको छोड़कर यदि कुछ संभव होगा तो उसको दिया जाएगा। ये मतलब तीसरा बिंदु कहा गया था। कोई परेशानी नहीं? ठीक, चलिए रफ कर देना। ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा आगे। चलिए चौथा बिंदु में क्या कहा गया, थोड़ा सा हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें यह कहा गया है कि भारत है, अब भारत की जितनी भी अथॉरिटी है, जितने भी प्राधिकार है, उन सभी के अगर शक्तियों का स्रोत होगा तो भारतीय जनता होगी। ठीक है,
तो भारत मतलब सभी अथॉरिटी या प्राधिकार या उसके अंग सभी प्राधिकार या अथॉरिटी का है, अथॉरिटी, ठीक है, AU अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी प्राधिकार व उसके अंग, उसके जो भी अंग होंगे, इन सभी के शक्तियों का जो स्रोत होगा, इन सभी की जो शक्तियों का स्रोत होगा वो भारत की जनता होगी, ठीक है, भारत की जनता, ठीक। भारत के लोग होंगे मतलब सभी प्राधिकार व उसके अंग, भारत के जितने भी प्राधिकार अथॉरिटी हैं या उसके जो भी अंग हैं, उन सभी के जो शक्तियों का स्रोत होगा वो भारत के लोग होंगे, भारत की जनता होगी, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, ये भी समझ में आ गया कि जितने भी अधिकार प्राप्त होंगे वो भारत की जनता से प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं है कि स्वयं से ही ले लिया जाए, ठीक। चलिए, पांचवा बिंदु क्या है, इसमें नागरिकों को कुछ अधिकार जो जो मिलेंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत बात की गई है कि नागरिकों को वास्तव में अधिकार क्या क्या रहेंगे, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए क्या क्या अधिकार रखा है, क्योंकि अधिकार स्वतंत्रता और अधिकारों की तो लड़ाई थी, ब्रिटेन मतलब जो अंग्रेज थे उनसे किस लिए लड़ा जाता कि स्वतंत्र हो, हमको सारे अधिकार प्राप्त हों, कम से कम मतलब उस समय तो अधिकार पहले मांग हुई, फिर इसके बाद धीरे धीरे स्वतंत्रता सब कुछ मांग होना शुरू हुई, लेकिन अधिकार तो सभी लोग को चाहिए ही ना। तो अधिकार हर मतलब संविधान में, अगर कोई भी देश लोकतांत्रिक है तो वहाँ तो अधिकार दिए ही जाते हैं, समाजवादी है वहाँ भी दिए जाते हैं, मतलब थोड़ा कम रहते हैं लेकिन मिली रहती है, आज़ादी बहुत हद तक मिली रहती है, क्योंकि अधिकार तो सभी लोग को चाहिए ना। चलिए, पांचवा बिंदु, इसमें क्या कहा गया है, अधिकार की भारत के लोगों को क्या क्या मिलेगा हम लोग देखते हैं। भारत के लोगों को न्याय प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, न्याय मिलेगा, वो न्याय किसी मतलब जस्टिस मिलेगी, ऐसा न्याय मिलेगा, वो न्याय सामाजिक भी हो सकता है, आर्थिक भी न्याय हो सकता है, ठीक है। हम लोग अभी न्याय के बारे में हम लोग देखेंगे प्रियम्बल में, उसमें पॉजिटिव न्याय, निगेटिव न्याय क्या है, ये सभी न्याय क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय क्या है, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे वहाँ पास, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि है क्या, थोड़ा पहले पूरा लिख लेते हैं फिर देखते हैं। भारत के लोगों को न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता भी मिलेगी, स्वतंत्रता, समानता भी मिलेगी, अगर उनको चाहिए तो धर्म, विश्वास जो भी उनका है वो सब उनको मिलता रहेगा, सुरक्षा प्राप्त होगी, मतलब यहाँ पास अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता होगी, मतलब बोलने की भी आज़ादी दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं दिया जाएगा। तो ये सभी आदि लिख लीजिए, तो ये सभी अधिकार भारत के लोगों को प्राप्त होंगे। भारत के लोगों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, धर्म, मतलब धर्म के स्वतंत्रता होगी, ऐसा नहीं कि कोई धर्म लाद दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं हिंदू ही रहना या मुस्लिम रहना, सिख, बौद्ध, ऐसा नहीं है, जो धर्म आपका जो इच्छा हो उसमें हम लोग देखेंगे। ये आर्टिकल बताया गया 25, 26, 27, 28 में इसके बारे में बात की गई है। प्रियम्बल में देखेंगे न्याय की बात की गई है, अनुच्छेद 14, 15, 16 में इसके बारे में बात कही गई है, समानता अनुच्छेद 14 में बात कही गई, स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में बात कही गई, बोलने की आज़ादी है ही, ठीक है, हम लोग वहाँ देखेंगे, सुरक्षा भी दी गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी 19 में है ही। तो हम लोग इसके बारे में जब मूल अधिकार देखेंगे वहाँ समझ में आएगा, प्रियम्बल देखेंगे वहाँ समझ में आएगा। तो ये सब के बारे में तो आप जानते होंगे। थोड़ा सा न्याय के बारे में देख लेते हैं। न्याय सामाजिक मतलब कोई भी व्यक्ति किसी धर्म हो, जाति हो, किसी भी धर्म, जाति, लिंग का हो, जन्म स्थान कहीं भी हो, उसके आधार पर किसी को मतलब न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी लोग के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। आर्थिक न्याय का मतलब ये हो गया कि पैसे के आधार पर या धन के आधार पर, संपत्ति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि केवल वोट वही लोग देंगे जिनके पास इतना पैसा होगा या संपत्ति होगी, क्योंकि बहुत सारे जगह पहले ऐसा हुआ करता है। जैसे फ्रांस की बात करें, फ्रांस में जब वोटिंग का अधिकार शुरू हुआ तो उस समय क्या कहा गया था कि कुछ संपत्ति वाले लोग ही दे सकते हैं, वो भी पुरुष, ना तो महिलाएं दे सकती हैं और ना ही मतलब जिसके पास संपत्ति नहीं वो लोग वोटिंग का अधिकार नहीं था। तो ऐसा यहाँ पास नहीं था, ठीक है, वहाँ पहले ही बता दिया गया। और राजनीतिक का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को राजनीतिक किसी भी मतलब दफ्तर में जाने के लिए इस जाति का या इस धर्म का लोग उस दफ्तर में नहीं जा पाएगा, कोई संगठन नहीं बना पाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, सभी लोग को
सब मिले, आज़ादी मिलेगी, ये सब के बारे में हम लोग प्रियम्बल देखेंगे, क्योंकि वो मुख्य रूप से भारतीय संविधान के दर्शन को बताता है कि वास्तव में क्या क्या कहा गया है। तो वहाँ पास ये सब बातें फिर से आएंगी। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, रफ करें। चलो छठा क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक, जैसे मान लेते हैं अल्पसंख्यक है, तो उन लोगों को थोड़ा खतरा रहता है। इसी तरह पिछड़े वर्ग जो छूट गए हैं, जो पीछे छूट गए हैं, ठीक है, कुछ लोग आगे चले गए, मतलब आगे का मतलब कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं, कुछ लोग पीछे पिछड़ गए हैं, तो उन पिछड़े लोगों के लिए भी अधिकार दिया जाएगा, मतलब उनको सुरक्षा पर्याप्त दी जाएगी। तो इसमें बताया गया है छठा में कि जो मान लेते हैं अनुसूचित जनजातियां हैं, सूचित, इसके बारे में बात कही गई। ठीक है, आप लोग देखेंगे डीपीएसपी में अनुसूचित जातियों के बारे में बात कही, और बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं, कुछ विशेष अधिकार भी दिया अनुसूचित जातियां अल्पसंख्यकों के बारे में अनुच्छेद 29 और 30 में बात कही गई है। अनुसूचित जातियों के बारे में आप देखेंगे तो डीपीएसपी में बात की गई है, और बहुत सारे अधिकार मतलब एक्ट भी बनाए गए हैं अल्पसंख्यकों और जैसे पिछड़ी जातियों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको सुरक्षा नहीं दी जाएगी जो पिछड़ गए तो उनको आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं किया जाएगा, तो पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी, पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, ठीक है, और को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। सातवां में क्या कहा गया, ठीक है, कोई भी इनके बारे में सब बात कही गई, हम लोग देखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सब आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसके संबंध में मूल अधिकार में आर्टिकल 29 देखेंगे, आर्टिकल 30 देखेंगे। तो अल्पसंख्यकों के बारे में, पिछड़ा वर्ग के बारे में हम दिए भी हैं, आप जानते हैं कि आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुसूचित जातियों के बारे में भी देखेंगे। अनुसूचित जातियों के बारे में देखिए आप लोग, लोकसभा विधानसभा सीटों में सब में मतलब आरक्षण है। ठीक है ठीक है, अनुच्छेद 330 से लेकर 34 तक देखेंगे तो आप बात। तो सातवें में ये कहा गया है कि हम अपने भारतीय संघ के मतलब जो अब भारतीय संघ की अखंडता को सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, एकता को सुरक्षित रखें, भारतीय संघ की एकता को, भारतीय संघ की एकता को सुरक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करेंगे। इस सुरक्षा कैसे कैसे, जैसे हो सकता है भू क्षेत्र में हो सकता है सुरक्षा देने की बात हो, या समुद्र क्षेत्र में हो सकता है, और मान सकते हैं कि वायु क्षेत्र में भी हो सकता है सुरक्षा देने की बात हो। तो तीनों क्षेत्र में क्या करें, भारतीय संघ की एकता को सुरक्षा प्रदान, चाहे वो भू क्षेत्र हो चाहे वायु क्षेत्र हो, मतलब अपने क्षेत्राधिकार में। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे क्षेत्र में चले जाकर वहाँ सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि हमारा क्षेत्र अधिकार कहाँ तक है, मतलब कितने नॉटिकल मील तक है। आप लोग जानते हैं 12-24 इस तरह है ना, 224 तक, ये तो हम लोग वहीं देखेंगे जब बात करेंगे। तो भारतीय संघ की एकता को सुरक्षा प्रदान करें, वो चाहे भू क्षेत्र हो, समुद्र क्षेत्र या वायु क्षेत्र हो, कोई परेशानी नहीं। ठीक, 8वां पॉइंट क्या है, 8वां है ना, ठीक है। 8वें पॉइंट में ये बात कही गई है कि जो भारतीय भूमि है, अब इस भूमि को हम लोग पहचान दिलाएंगे, विश्व में इसकी कुछ मतलब जो भी इसकी गरिमा है उसको हम वापस दिलाएंगे, और इसकी विश्व में पहचान दिलाएंगे, और हम लोग कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। 8वां पॉइंट वो लिख दे, चलिए लिख दे, रफ कर दें इसको। ठीक, तो 8वां पॉइंट क्या है, 8वां बिंदु ये है कि इस भूमि को, या मान सकते हैं इस संघ को, भारत को, इस भूमि की, इस भूमि को विश्व में पहचान दिलाएंगे, को विश्व में पहचान दिलाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, इसकी गरिमा को वापस लाएंगे। ठीक है, जो भी गरिमा, और इसके बाद साथ ही साथ
हम कल्याण क्रिया काम करते रहेंगे, ठीक है। ठीक, कल्याण के लिए, कल्याण में शांति भी आप लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कल्याण के लिए कार्य करेंगे, कार्य करेंगे, ठीक। तो इस भूमि में विश्व में पहचान दिलाएंगे, इस भूमि को विश्व में पहचान दिलाएंगे, उसकी गरिमा को वापस लाएंगे, ठीक है। और कल्याण के लिए कार्य, गरिमा मतलब तो थी ही, मतलब जो भी कह रहे हैं कि मतलब अंग्रेजों के समय जो भी भारत भूमि के मतलब गरिमा का ह्रास हुआ है उसको वापस लाएंगे। और दूसरा क्या है, कल्याण के लिए या शांति के लिए कार्य करते रहेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये अच्छा 8वां बिंदु था ना, ठीक, ये 8वां पॉइंट था, ठीक है, क्योंकि 8 ही आर्टिकल है तो 9 कहाँ से हो जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था, इतना लिख लिए होंगे, इस साथ ही साथ लिखते जाइएगा, ऐसा नहीं कि हाथ बांध के बैठना। तो इसके बाद ये कब हुआ, 13 दिसंबर 1946 को है, और 22 जनवरी को ये क्या हो गया, 1947 को सर्वसम्मति से पारित हो गया, ठीक है। ये सब लोग कहें, ठीक है। सर्वसम्मति का मतलब क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा, सर्वसम्मति मतलब सभी लोग के सहमत है, जितने सदस्य थे ना वो सभी लोग सहमत थे इससे, ठीक है, ठीक है। जो जो बातें कही गई ये सब ठीक है कि ये उद्देश्य है, संविधान का उद्देश्य है, इसमें जो जो भी बातें कही गई इसको संविधान में सम्मिलित करेंगे, सभी सर्वसम्मति से शामिल होगा। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग आगे बात भी करेंगे कि भारतीय संविधान में जितने भी अनुच्छेद, जो भी चीज़ शामिल हुआ भारतीय संविधान में, जो भी चीज़ शामिल हुआ, चाहे वो अनुच्छेद या अनुसूचियाँ हो, कोई भी उद्देश्य प्रस्ताव जो भी हो, इन सभी में सभी लोगों की सहमति ली जाती थी। ऐसा नहीं है कि वोटिंग करवाई जाती थी कि वोटिंग होगा, अगर 100 लोग हैं तो उसमें 51 लोग वोट कर दिए तो उस चीज़ शामिल कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी लोग मिलकर, जितने लोग थे, मान लेते हैं कि जितने भी सदस्य 211 सदस्य, 389 सदस्य जितने भी थे, अभी तो 211, बाद में 299 बचेंगे, तो 299, 389 जितने भी सदस्य उस समय रहे होंगे, तो आप जानते हैं बार बार बदलता है ना, तो 389 था, और शामिल अभी कितने लोग हुए थे, 211 लोग हुए थे। अभी बाद में स्वतंत्रता अधिनियम आएगा, 299 सदस्य बचेंगे, तो ये बदलती रहेगी, लेकिन जितने भी सदस्य थे वो सभी लोग आपस में मिलकर सहमति से, सर्वसम्मति से कोई चीज़ शामिल किया जाता था। ऐसा नहीं कि कुछ वोटिंग होती थी, सब लोग जब सहमत हो जाते थे कि हाँ ठीक है सभी लोग सहमत हैं इस अनुच्छेद को शामिल करने के लिए, तो उसको क्या कर लिया जाता था, उसको शामिल कर लिया जाता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ सर्वसम्मति से, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव समाप्त था। इसके बाद हम लोग थोड़ा देखेंगे 1947 के बाद भारतीय संविधान सभा के में कुछ परिवर्तन होगा, उसको थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि सदस्यों की संख्या में परिवर्तन होगा। इसके बाद जो भारतीय संविधान सभा एक कानून बनाएगी और एक संविधान बनाएगी, उसको भी देखेंगे, एक मतलब विधायक के रूप में कार्य करने लगेगी। फिर इसके बाद प्रारूप समिति के बारे में देखेंगे, फिर धीरे धीरे मतलब फिर ये समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रियम्बल के बारे में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज इतना ही, इसके बाद हम लोग मिलेंगे कल। आप लोग इसको देख लीजिएगा, कैसा लगा बता भी दीजिएगा, कोई भी परेशानी हुई हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे, फिर इसके बाद उसको फिर से बता दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कल मिले, ठीक, ओके, पढ़ लीजिएगा आप लोग, चलिए।